चलिए बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग बेटा होली के पहले मिले थे और जो भी क्लासेस थे उसके पहले हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग होली के बाद, होली मार्च में थी, अप्रैल में, जून जुलाई 4 तो पूरे हो गए, अगस्त चल रहा है, लगभग 4.5 पौने 5 महीने के बाद दोबारा मिल रहे हैं। चलिए बेटा, कोरोना की वजह से हम सब डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन किसी तरह से धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई को अब शुरू कर रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलेगी, हम लोग अपने ऑफलाइन क्लासेस को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जो भी गाइडलाइंस होंगी उनको तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब जब तक ऑफलाइन क्लासेस की परमिशन नहीं मिल रही तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम लोग शांत होकर बैठ जाएं, इंतज़ार करें जब वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद हम लोग पुनः ऑफलाइन क्लासेस को शुरू करेंगे, जो भी सरकार की तरफ से निर्देश होंगे उसके हिसाब से। या दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, तब तक हम लोग ऑनलाइन माध्यम से अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें और ना सही उस रफ्तार से, उस एफिशिएंसी से, परंतु थोड़ी कम एफिशिएंसी के साथ ही चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करें। आप लोगों का एक पेपर हाइड्रोलिक मशीन चुनी सर ने कंप्लीट किया है और अब नया पेपर एक शुरू हो रहा है आपका आईसी इंजन्स। इसके साथ 1-2 पेपर और शुरू होंगे या हो रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज नया सब्जेक्ट जिसका नाम है आईसी इंजन्स। अब बेटा देखिए, आईसी इंजन्स जो हमारा है ये हमारा थर्मल एरिया में आता है। तो जो आईसी इंजन्स हमारा सब्जेक्ट्स है ये हमारे थर्मल एरिया में आता है। और थर्मल एरिया में अगर हम लोग कहें बेटा, तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। इस थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर कम से कम 3 अप्लाइड पेपर्स हैं। एक को हम लोग बोलते हैं आईसी इंजन, एक को हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट और एक को हम लोग बोलते हैं आरएसी। कुछ हद तक इस थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ एक दूसरा थ्योरेटिकल पेपर है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर। तो थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर मिलके इन 3 पेपर का आधार तैयार करते हैं। तो हम लोग बेटा जो सब्जेक्ट आज शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है आईसी इंजन। तो एक चीज तो दिखाई दे रही है कि अगर आईसी इंजन्स को हमें पढ़ना है तो हमें थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पे आधारित है। अब समस्या ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से अधिकांश स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, कम से कम M1 के बच्चे, उनका तो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे M2 के बच्चों का थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ है। तो उनको ऐसा लगेगा कि सर हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी नहीं है तो आईसी इंजन तो हमारे काम का है नहीं, हमें समझ में तो आएगा नहीं। तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे कि थर्मोडायनेमिक्स कम से कम आपने डिप्लोमा लेवल पे कुछ तो पढ़ी है, तभी आपने डिप्लोमा पास किया है, तो आपके पास थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान है। और रही बात उन बच्चों की जिनको मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया है, तो इस 4-5 महीने के बीच में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रह पाए होंगे और उन्होंने रिवीजन भी शायद नहीं किया होगा, तो लगभग वो भी थर्मोडायनेमिक्स भूलने की स्थिति में होंगे। तो अब कायदे से तो बच्चों को रिवाइज करना चाहिए था, बट मान ली उन्होंने रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा। अब सीधी बात है कि थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन नहीं है और आईसी इंजन पढ़ना है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि आईसी इंजन में हर टॉपिक पर हमें थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी। कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, बड़े आसानी आप समझ जाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के बेस की जरूरत पड़ेगी। तो अब बेटा जिन बच्चों ने पढ़ रखी है शायद वो भी भूल गए होंगे, शायद उनको रिवाइज करनी चाहिए थी। अब वो रिवाइज नहीं कर पाए हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मास्टर की है, क्योंकि अगर उसको आईसी इंजन पढ़ाना है और वो ये चाहता है कि बच्चों के समझ में आए, तो बच्चों के समझ में आए इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स बच्चों को आनी चाहिए। और बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स नहीं आ रही है तो वो क्या करे? हर उस जगह पे जहां थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ रही है उस थर्मोडायनेमिक्स को समझाए और फिर आगे चले। तो बस हम यही तरीका अपनाएंगे, जहां जहां थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी हम उसको आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए बेटा हम लोग इस आईसी इंजन में शुरू करते हैं। अब बेटा ये आईसी इंजन हमें क्यों पढ़ना है? एक तो हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। तो कितने प्रश्न आते हैं? तो मैंने कहा अगर बेटा 100 मार्क्स का पेपर माना जाए तो आप मान के चलिए 100 मार्क्स में से मिनिमम जो है 5 नंबर का आईसी इंजन तो हमेशा रहेगा। अगर 5 नंबर का है मतलब 5%, और अधिकतम आप मान सकते हैं 10 नंबर का।
तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बेटा आईसी इंजन का वेटेज 5 से 10% के बीच में है। तो 5 से 10% के बीच में वेटेज है इस पेपर का। तो आईसी इंजन एक तो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। दूसरा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हमें आईसी इंजन को बड़े ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोगों की जो लाइफ है उसमें जितना ज्यादा आईसी इंजन का इन्वॉल्वमेंट है वो शायद इसके अलावा और किसी टेक्नोलॉजी का नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे जीवन में आज के तारीख में आईसी इंजन का इतना ज्यादा उपयोग है कि शायद आईसी इंजन के बिना हम आज के आधुनिक युग में जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग है। तो आइए हम लोग आज, चूंकि पहला क्लास है हमारा बेटा, हम लोग सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस भी करेंगे और पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम आपको आईसी इंजन्स की दिलचस्प दुनिया में लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट की थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताएं, कुछ अवेयरनेस बताएं, कुछ आम बोलचाल की भाषा में व्यवहारिक चीजें भी बताने की कोशिश करें और आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो। आइए शुरू करते हैं। अब बेटा देखिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैं बीच बीच में पिक्चर्स, डायग्राम्स, एनिमेशंस वगैरह का सहारा लूंगा। क्यों? ताकि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। बेटा मेरा मानना है कि टीचर का पहला ड्यूटी यह है कि बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर दे। अगर बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो आप विश्वास मानिए कि टीचर का आधा काम हो गया। अब सिर्फ उसको 50% काम करना है, क्योंकि बच्चे का जब इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो बच्चा खुद पढ़ने लगता है, और जब बच्चा खुद पढ़ने लगता है तो बेहतर रिजल्ट देता है। उसके बाद तो टीचर बस क्या करता है कि जो बच्चा मेहनत करता है उसका श्रेय या क्रेडिट लेता है। तो बेटा मेरा प्रयास होगा कि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर दें, और जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे तो आप खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे, और खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। ये देखिए, मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, नेट से निकाले हैं। सबसे पहले देखिए मोपेड। बेटा आज से 20 से 25 साल पहले हमारे टाइम में मोपेड बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी। लूना, हीरो पुक, टीवीएस, लेकिन आजकल दिखाई नहीं देती। क्यों भाई? मोपेड गायब क्यों हो गई? क्या हमारे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति की इनकम इतनी ज्यादा हो गई कि मोपेड हमें जरूरत ही नहीं है? क्या कारण है कि मोपेड मार्केट से गायब हो गई? रही बात ये पुराना जो स्कूटर है, जिसका आधुनिक रूप स्कूटी हो गया है, ये भी बहुत कम उपयोग में आ रहा है। आज के तारीख में आपको मोटरसाइकिल्स मैक्सिमम मिलेंगी, जबकि आज से 20 साल पहले क्या होता था? मोपेड दिखती थी, स्कूटर्स दिखती थी, मोटरसाइकिल इतनी नहीं दिखती थी। तो ये सारी चीजें क्यों ऐसा होता था, शायद हम लोग सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे आगे तो उसके उत्तर आपको स्वयं मिलते जाएंगे। उसके आगे आइए, देखिए पैसेंजर बस, उसके बाद देखिए ट्रक, ये है ट्रैक्टर, ये है जीप, ये है हमारी मारुति कार छोटी वाली, और ये है 3 व्हीलर। इसके बाद देखिए फरारी, नाम सुना होगा आपने, रेसिंग कार। उसके बाद देखिए यहाँ पे अर्जुन टैंक, और ये देखिए हमारा रेलवे का डीजल लोकोमोटिव या रेलवे का डीजल इंजन। और ये देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये हमारी क्या है? पुरानी वाली रेलवे की छुक छुक गाड़ी, भाप वाला इंजन। अब देखिए बेटा, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं, इसमें से मोस्टली एप्लीकेशंस आपने देखे हुए हैं, कुछ का प्रयोग भी किया होगा। अब देखिए इसमें 1 से लेके 12 तक ये सभी जो हैं ये आईसी इंजन हैं, जबकि जो 13वां है ये आईसी इंजन नहीं है, ईसी इंजन। तो आप देख रहे हैं कि पहली स्लाइड जो मैंने आपको दिखाई, उस 13 में से 12 इंजन जो है वो आईसी इंजन है, 13वां जो है वो ईसी इंजन है। लेकिन अगर हम लोग बोलें तो हम सभी को हीट इंजन बोल सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये पानी वाला जहाज जिसको हम लोग बोलते हैं मैरीन शिप। अब इस मैरीन शिप का इंजन भी डीजल इंजन होता है, एक तरह से आईसी इंजन। इसके बाद ये देखिए बेटा, ये हवाई जहाज है, लेकिन ये आधुनिक हवाई जहाज नहीं है जो प्रयोग होता था, ये पंखी वाला हवाई जहाज है, इसको बोलते हैं प्रोपेलर टाइप का एयरप्लेन। ये बेटा पेट्रोल इंजन पर आधारित हुआ करता था, ये भी आईसी इंजन है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये है आधुनिक हमारा जहाज, आधुनिक विमान, एरोप्लेन, ये हमारा जेट इंजन है। यहाँ पे ये 2 लगे हुए हैं बेटा, ये हमारी गैस टर्बाइंस हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा एरोप्लेन है, जेट प्लेन है, पर फर्क क्या है? इसमें 4 गैस टर्बाइन लगी है, 4 इंजन वाला गैस एरोप्लेन है। और ये देखिए टाइटैनिक शिप, बेटा एक मूवी आई थी जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित थी। एक शिप था टाइटैनिक, आज से 100 साल से भी पहले की घटना है, और वो जब अपनी पहली यात्रा पे निकला था उसी में एक्सीडेंट हो गया था और वो डूब गया था। उसके ऊपर बहुत फेमस मूवी बनी टाइटैनिक नाम से।
इसका जो इंजन था वो ईसी इंजन था। और ये देखिए हमारा थर्मल पावर प्लांट। बेटा हम मैकेनिकल के बच्चे हैं तो हमारे बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिलती है थर्मल पावर प्लांट्स में। एनटीपीसी के बहुत सारे प्लांट्स हैं पूरे इंडिया में। इसके अलावा यूपीआरवीएनएल या हर प्रदेश का जो है थर्मल पावर प्लांट है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में। तो ये थर्मल पावर प्लांट में बेटा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे होती है स्टीम टरबाइन। तो एक तरह से ये हमारा जो होता है ईसी इंजन। अब अगर आप देखें यहाँ पे ये आईसी इंजन, ये आईसी इंजन, ये आईसी इंजन, ये आईसी इंजन, जबकि ये दोनों क्या है ईसी इंजन। तो कुल मिला के मैंने बेटा आपको जो 19 एप्लीकेशन दिखाए उस 19 में से 3 हमारे ईसी इंजन है और बाकी सब आईसी इंजन है। अब आप सोचिए कि आज की जो आधुनिक दुनिया है आपकी, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, इसमें से अगर ये सारी डिवाइसेस ना होती जो आईसी इंजन पे आधारित हैं या ईसी इंजन पे आधारित हैं, घूम फिर के बेटा सब हीट इंजन के अंदर आते हैं। हम लोग जब सब्जेक्ट को आगे पढ़ेंगे तो हर चीज समझ में आएगी। तो सोचिए हमारी दुनिया कैसी होती। इसका मतलब अभी तो मैंने कुछ एप्लीकेशन छोड़ दिए हैं बेटा, और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहां पे हमारा आईसी इंजन का यूज होता है। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा इस तरह के पिक्चर्स का हम सहारा लेंगे अपनी पढ़ाई के दौरान और आगे बढ़ते हैं। बेटा कुछ एनिमेशंस हैं, खास करके ये एनिमेशन हम लोग अपने लैब में ही बनाया है। इन कुछ एनिमेशंस होंगे जो हम नेट से डायरेक्टली यूज करेंगे। इसके बाद देखिए ये डिफरेंट टाइप के इंजन्स की वर्किंग है, ये हमने नेट से निकाला है। इस हम लोग क्यों दिखा रहे हैं? ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो। और एक चीज निश्चित है, शुरू की स्लाइड से अब तक या आगे जो कुछ आप देखेंगे उसका उत्तर आपको तुरंत नहीं भी मिलेगा तो आने वाले लेक्चर्स में मिलेगा। कहने का मतलब मैं इन सब चीजों को अपनी पढ़ाई में जोड़ूंगा। जो चीज जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में जोड़ने लायक होगी उसको जोड़ूंगा, लेकिन मैं शुरुआत में आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इन सब चीजों को दिखा रहा हूं। तो आइए बेटा हम लोग अपने आईसी इंजन्स में प्रवेश करें और इसको समझने की कोशिश करें। अब एक चीज देखिए बेटा, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, एनिमेशंस हैं, रुचि डेवलप होगी, व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, अवेयरनेस डेवलप होगी, थोड़ा आईसी इंजन के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा, प्रैक्टिकली अच्छा लगेगा, जानकार हो जाएंगे। बट इस सब के बावजूद जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आएंगे अगर 10 और 10 में से हम 10 सही नहीं कर पाए या कम से कम 9 सही नहीं कर पाए तो इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब इस पूरी पढ़ाई को पढ़ते वक्त हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? थ्योरी बेस। मीन्स हम इसका थ्योरेटिकल बेस इस प्रकार से बनाएं कि किसी भी प्रकार का जो प्रश्न आए उसको हम आसानी से समझ के सही सही कर सकें। हाँ, ऐसा करते वक्त अगर हमें प्रैक्टिकली कुछ ज्ञान मिल जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमारी बढ़ जा रही है, तो हम उसको लेने से नहीं पीछे हटेंगे। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा होगा कि हमें थ्योरेटिकल हिसाब से पूरी पढ़ाई को करना है, और वो भी मुख्य रूप से डिप्लोमा के या बीटेक एग्जाम पास करने के पर्पज से नहीं, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझ के हल करने के हिसाब से। आइए अब बेटा देखिए जो हमारा पूरा सिलेबस है आईसी इंजन का, इस सिलेबस को हमने बेटा 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया। अब बेटा जब इन 7 चैप्टर्स को या इस सिलेबस के आईसी इंजन को हम ऑफलाइन में कवर करते थे, बेटा ये तो आप सबको मालूम है कि हम लोग जो है ऑफलाइन में पढ़ाते थे। इस बार पहली बार हम लोग ऑनलाइन में शुरू कर रहे हैं, वो भी मजबूरी है, आप समझ रहे हैं। बेटा एक चीज मेरे नजरिए से, या हो सकता है आप भी मेरी बात से सहमत हो, कभी भी ऑनलाइन टीचिंग ऑफलाइन का विकल्प नहीं बन सकती, पूरी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन इस वक्त हमारी मजबूरी है तो हम ऑनलाइन में चीजों को ले जा रहे हैं। आइए तो जब हम लोग इसको पढ़ते थे ऑफलाइन मोड में तो बेटा हमें 60 घंटे से लेके 70 घंटे का समय लगभग लगता था इस पूरे को करने में। इसका मतलब कि ये जो पूरी पढ़ाई थी हमारी, ये 60 से 70 घंटे में कंप्लीट होती थी। अब जब हम इसको ऑनलाइन में कंप्लीट करेंगे तो आप निश्चित है ये जान लीजिए कि जो टाइम लगेगा वो 70 घंटे से कुछ ज्यादा लग सकता है। कितना लगेगा मुझे भी अनुमान नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाते वक्त इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि बच्चे तो सामने हैं नहीं, कैमरे को देख के पढ़ाना है, आप कुछ विशेष ज्यादा हमसे पूछ भी नहीं पाएंगे। तो हमें खुद ही इस चीज को एहसास करना है कि इस जगह पे बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, या अमूमन इस जगह पे बच्चे को प्रॉब्लम आती है, तो उस जगह पे रुक के उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। तो कितना समय लगेगा? एक चीज तय है, शायद 70 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। आइए अब हम लोग अपने सिलेबस को थोड़ा डिटेल में समझें। बेटा सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आईसी इंजन। बेटा ये टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं बनता। इसमें हम लोग पढ़ते क्या है? इसमें हम लोग पढ़ते हैं इंजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स या जो उसके पार्ट्स होते हैं, सिलेंडर, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशैफ्ट, फ्लाई व्हील, इन सब के बारे में। और साथ ही साथ मुख्य रूप से इंजन 2 प्रकार के होते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन।
या 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। तो हम लोग करते क्या है, इन सभी इंजन्स की कार्य विधि पढ़ते हैं या कार्य सिद्धांत पढ़ते हैं और साथ ही साथ ये देखते हैं कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में कौन सा इंजन बेहतर है या फायदेमंद है और किस मायने में। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक और पेट्रोल और डीजल इस सभी इंजन का प्रॉपर कंपैरिजन करते हैं और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इनको हम लोग दूसरे नाम से भी कहते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की स्टडी करते हैं। अब बेटा इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं कंपटीशन रेशियो पे आधारित, तो उसको हम मान सकते हैं कि न्यूमेरिकल पेपर नहीं है, न्यूमेरिकल टॉपिक नहीं है, तो जो आएंगे उसको भी देखेंगे। बेटा इस थ्योरेटिकल टॉपिक को कवर करने में हमें कम से कम 16 घंटे का समय लगता है और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। हाँ, इस 16 घंटे में जरूर इसकी जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस शीट होती है वो भी इंक्लूडेड है, वो भी कंप्लीट हो जाए। अब बेटा दूसरा चैप्टर हमारा है गैस पावर साइकिल। इसको हम थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं बोल सकते, इसको हम बोला करेंगे सर ये एनालिटिकल प्लस न्यूमेरिकल चैप्टर है। कहने का मतलब इसमें थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं है, जो कुछ है वो एनालिसिस है। एनालिसिस किसकी है? साइकिल्स की। गैस पावर साइकिल, कौन सी साइकिल्स आपने नाम सुना होगा, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल। अधिकांश जगहों पे सिलेबस में ये तीनों साइकिल्स थर्मोडायनेमिक्स में ली जाती हैं, फिर हम जानबूझ के इनको थर्मोडायनेमिक्स में नहीं लेते। कॉर्नॉट साइकिल तक हम थर्मोडायनेमिक्स में लेते हैं, लेकिन ऑटो डीजल ड्यूल साइकिल को हम आईसी इंजन में ले आते हैं। अब इसके पढ़ने में बेटा कम से कम 8 घंटे का समय लगता है। अब इस चैप्टर को पढ़ते वक्त एक विशेष बात है कि इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, और थर्मोडायनेमिक्स में भी मेन करके मुख्य रूप से आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का ज्ञान, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस वगैरह, अगर प्रोसेसेस का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है तो इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आती है, या कह सकते हैं कि आपको बहुत कम समझ में आता है। तो अब एज ए टीचर हमारी ड्यूटी होगी कि जब भी हम गैस पावर साइकिल आपको पढ़ाएं, इसके पढ़ाने के पहले कम से कम 4 से 6 घंटे आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का बेस बनाएं। तो अब आप विश्वास करिए, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जब हम इस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो इस चैप्टर के पहले हम 4 से 6 घंटे आपको थर्मोडायनेमिक्स का बेस बनाएंगे, ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आनंद भी आए और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर बेटा हमारा जो है ये फिर हमारा थोड़ा सा थ्योरी है, लेकिन इसमें से कभी कभी न्यूमेरिकल बनते हैं। डिप्लोमा लेवल पे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आते हैं, गेट और ईएस में तो आते ही आते हैं। इस चैप्टर का नाम है बेटा पावर एंड